सर द स्पीकर जो मुकाम है, छठा मुकाम है उनका, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बाद छठा मुकाम है, सीजीआई के बराबर है। सर नीलम संजीवा रेड्डी ने क्या कहा था स्पीकर के बारे में, कॉल एंड शक्दर पेज नंबर 124 देख लीजिए। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द स्पीकर टू एनेबल द हाउस टू फंक्शन एंड नॉट शट इट आउट। द हाउस इज पैरामाउंट, नॉट द स्पीकर हु कैन क्लेम नो इनहेरेंट राइट टू ओवरराइड और बाईपास द हाउस और टू एरोगेट टू हिमसेल्फ पावर्स एंड फंक्शन विच बिलोंग्स टू द हाउस। यही नीलम संजीवा रेड्डी थे, उस चेयर पर बैठने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। यही नीलम संजीवा रेड्डी थे जिनके दौर में बेहतर स्पीकर अपोजिशन ने कभी वॉकआउट नहीं किया। यह स्पीकर होता है सर। और आप जानते हैं कि मौलांकर को बाबा पार्लियामेंट कहा नेहरू ने, और यही मौलांकर ने नेहरू को कहा था कि खबरदार ऑर्डिनेंस जारी मत करना। यही मौलांकर ने कहा था कि पार्लियामेंट को अगर कामयाब होना है तो एग्जीक्यूटिव से उसको आजाद रहना पड़ेगा। हकीकत यह है कि आज के दौर में उसके बरक्स काम हो रहा है, आजादी कम होते जा रही है लेजिस्लेचर की। नेहरू ने क्या कहा था मैं नहीं कहना चाह रहा लंबा चौड़ा। सोमनाथ चटर्जी ने इसी कुर्सी पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट की नोटिस को नकारा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अख्तियार नहीं है लोकसभा के अंदरूनी प्रोसीडिंग में मदाखलत करने का। सोमनाथ ने कहा था आर्टिकल 105, 122। सर यह बहुत से लोग नहीं जानते, 1962 में मरीराम बागरी एमपी थे हिसार के। कौन थे शख्स जिसको नेहरू ने कहा इज वेरी ट्रबलसम? कौन था मरीराम बागरी जिसको 7 दिन के लिए डिसरप्शन पर सस्पेंड कर दिया गया, 30 दिन के लिए स्पीकर ने बैन कर दिया। नेहरू के घर पर जाकर प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, पुलिस अरेस्ट करने आई और ये बागरी साहब हुकुम सिंह स्पीकर के पास आकर के मुझे अरेस्ट से बचा लीजिए। स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट के उस ग्राउंड में जाकर रह जाओ। बागरी साहब ने टेंट लगाया वहां पर, अरेस्ट नहीं कर सकी पुलिस। 65 में पार्लियामेंट से बाहर निकले, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और इन आंखों ने वो नजारा भी देखा कि ये सुप्रीम पार्लियामेंट में 2016 में एक आर्मी के टैंक को लाकर उसकी तोप को पार्लियामेंट के बिल्डिंग के सामने खड़ा कर दिया गया। ये लेजिस्लेचर की तौहीन नहीं तो क्या है मुझे बताइए सर। स्पीकर के कान नहीं होते, स्पीकर की आंखें नहीं होती हैं। स्पीकर आंख से देखता है तो लेजिस्लेशन की आंख से देखता है। स्पीकर अगर अपनी कान से सुनता है तो लेजिस्लेचर के कान से सुनता है। सर आई मस्ट से सर, वी आर मेंबर्स ऑफ द फ्री पार्लियामेंट. We are not bonded laborers of any political party over here, sir. Let me also tell you, sir, a muted parliament is as much danger to parliament democracy as executive authoritarianism, which is present reality. Sir, speaker is answerable to us. The government is answerable to all of us. कितनी बार आपने इस सदन का मंच का इस्तेमाल किया, कीजिए इस्तेमाल, पर सिर्फ एक जिद पे अगर आप अड़ जाएंगे कि मैं बोलूंगा तो इस नियम के तहत बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो ऐसे बोलूंगा, अब बोलूंगा तब बोलूंगा। क्या प्रश्नकाल नहीं है मंच बोलने के लिए? क्या शून्यकाल नहीं है मंच बोलने के लिए? क्या अलग अलग डिबेट्स नहीं है मंच बोलने के लिए? आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आए धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर, आप रखते जितनी बातों को रखना है, पर सिर्फ एक जिद कि मैं ऐसी बात बोलूंगा जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। और उस जिद के चक्कर में आप भी नहीं बोले, किसी को नहीं बोलने दिया। यहां सपा, टीएमसी जो भी लोग यहां पे मौजूद हैं, इन लोगों का भी समय पूरा खाने का काम सिर्फ एक व्यक्ति और उनकी उस जिद ने, और उस जिद की वजह से आपके खुद अपने दल के नेता कितना सफर कर रहे हैं। मैं खुद, मेरे दल में 3 फर्स्ट टाइमर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। आपकी पार्टी में कितने फर्स्ट टाइमर्स होंगे, सपा में कितने होंगे, टीएमसी में कितने होंगे? सदन चलेगा तब तो बोलने का मौका मिलेगा। और कितने मौके मिलते हैं भाई, बाकियों को तो फिर भी समय मिल जाता है। जो बड़े चेहरे होते हैं वो मीडिया के माध्यम से अपनी बातें रख लेते हैं, बट कोई पहली बार का सांसद अपने क्षेत्र में दिखाने के लिए कि मैंने तुम्हारे लिए सवाल उठाया, प्रश्नकाल ही होता है। उनके पास यही 0 आवर होता है, या अगर कभी कोई डिबेट होती है तो उनकी पार्टी उनको मौका देती है। यही मौके होते हैं ना। तो इन मौकों का इस्तेमाल करने की बजाय अगर संसद में गतिरोध ही चलता रहेगा, संसद को आप चलने ही नहीं देंगे। और क्यों नहीं चलने देंगे? सिर्फ एक जिद की वजह से। और जिद पे क्या याद आता है? अधिकार, बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार। आपकी ड्यूटीज कहां जाती है? माई राइट टू मूव माई हैंड स्टॉप्स व्हेन द नोज ऑफ द अदर पर्सन स्टार्ट्स। आपको रुकना होगा, आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है,
आप विपक्ष हैं, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, घेरिए। रोज सुबह हम मंत्री तैयारी करके आते हैं, रात रात भर हम लोग बैठते हैं कि कल सदन में सवाल है, पूछिए सवाल, देंगे हम जवाब। अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए, बट अकाउंटेबिलिटी तय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारी जवाबदेही को आप तय करें, पर यह जवाबदेही आप तय नहीं कर रहे। प्रश्नकाल नहीं चलने देते, शून्यकाल नहीं चलने देते। क्या ये वो मंच नहीं है? सदन में सिर्फ आप एक विषय पर बोलेंगे तभी आपकी बात दर्ज की जाएगी। और यही कारण है कि एक के बाद एक देश की जनता इन्हें नकारने का काम कर रही है। मैं बिहारी हूं, बिहार की धरती से आता हूं। जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार की धरती पर ही वहां के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, और वो संपूर्ण क्रांति का आह्वान कांग्रेस की सत्ता को ही उखाड़ फेंकने के लिए किया था। उन्होंने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और आज वही काम देश की जनता के समर्थन से मेरे प्रधानमंत्री कांग्रेस मुक्त भारत करने का कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका आचरण ऐसा है। इस तरीके के आचरण को कतई नहीं स्वीकारा जा सकता। सदन में इस तरीके से आना, टेबल पर चढ़ जाना। मैं खुद सनातनी हूं, मैं मानता हूं अगर ये लोकतंत्र का मंदिर है तो यहां पे रखे कागज, टेबल, कुर्सी मां सरस्वती का रूप है। किस तरीके से आप कागज फाड़ते हैं, एसजी साहब के टेबल पे आप खड़े हो जाते हैं, चेयर तक आप जाने का काम करते हैं। इस तरीके का आचरण, और कैसे हम इसको न्यू नॉर्मल मान लें? क्योंकि ये आचरण निरंतरता में होता गया तो परंपरा बन जाएगी, और परंपराएं उदाहरण बन जाएंगी। और कल जो हमारी जगह यहां पे बैठा होगा वो आज का उदाहरण दे रहा होगा। इसीलिए जरूरी है आज की तारीख में हमें अपने आचरण को सुधारने की। एक के बाद एक, जब मैं विपक्ष की जिम्मेदारियों की बात करता हूं, लोकतंत्र की खूबसूरती है सत्ता पक्ष विपक्ष। जहां सत्ता अपनी बात रखेगी, विपक्ष अपनी बात रखेगा। क्या है इनका ऑल्टरनेट विजन? एक विजन बता दें मुझे। अगर सरकार ये गलत कर रही है तो ये चीजें हैं, आप इसको सही कीजिए। ऑल्टरनेट विजन आप देंगे नहीं, सिर्फ आरोप लगाएंगे और लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे। आज तक इन लोगों ने लोगों को सिर्फ विपक्ष ने डराकर अपनी तरफ करने का काम किया। एक के बाद एक ऐसे मुद्दे उठाते हैं और उसको लेकर भ्रम फैलाने का काम करते हैं। कभी सीएए का मुद्दा उठाते हैं, हम लोग सदन में कह के थक गए भैया कि सीएए का कानून एक ऐसे नागरिकता देने वाला कानून है जहां पे वहां दूसरे अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने का कानून है, जहां पे बहुसंख्यक ही मुसलमान है। अब मुसलमानों के बीच में जाके भ्रम फैलाना, नागरिकता छीन ली जाएगी, नागरिकता छीन ली जाएगी। किसकी नागरिकता छीन ली गई? पूरी लोकसभा का चुनाव ये लड़ते रहे कि अगर वापस से मोदी जी तीसरी बार आ गए तो संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहां का लोकतंत्र समाप्त हो गया? कौन से संविधान की हत्या कर दी गई? एक के बाद झूठ बोलना और इस तरीके से लोगों को भ्रमित करना। और अब नया हथियार इनको मिला एसआईआर को लेकर सदन नहीं चलने देंगे, उसको लेकर हंगामा करेंगे। अरे प्रभु, एसआईआर पहली बार थोड़ी हुआ, आपके समय पे भी हुआ था। उस वक्त क्या हो गया एसआईआर को लेकर? और एसआईआर का जवाब तो बिहार की जनता ने दिया ना। एलओपी गए थे वहां पे 10-12 दिन वहां पे करके आए और ऐतिहासिक हार वहां पे दर्ज करा कर आए। अपने साथी दलों की भी ऐतिहासिक हार वहां पे दर्ज करा कर आए। हकीकत यह है कि एसआईआर नहीं, जो ये वोट चोरी बोलते हैं, वोट चोरी नहीं, इनका जनादेश चोरी होता जा रहा है। और इस बात का एहसास ही इनको नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये अपनी अंतरात्मा में झांक के नहीं देखते। इनको आरोप लगाना है पर आत्ममंथन नहीं करना। इनको दूसरे से सवाल पूछने हैं बट खुद से कभी सवाल नहीं करने, और यही कारण है